हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। चाहे हम दूध खरीद रहे हों, चाहे रिक्शे से कहीं जा रहे हों, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हों, चाहे कुछ भी सामान खरीद रहे हों, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में डेली बेसिस पे एंटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। नॉर्मल हाउस होल्ड पब्लिक और नॉर्मल पब्लिक भी डेली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। चाहे दुकान से मेडिसिन खरीदना हो या फिर टेलर को कपड़े दिया है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो सिलने के लिए। इन सब में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, सारे तरह के ट्रांजेक्शन में। तो कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, प्रॉमिस होता है और उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की एनफोर्सेबिलिटी होती है। ठीक है, उसको परफॉर्म एक प्रॉमिस होगा, फिर उसको परफॉर्म किया जाएगा और उस न परफॉर्म करे तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में। जितने भी लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड किया जाता है। उनको टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। उनकी कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लॉ ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, फिर भी बहुत दिक्कत हो जाएगा एनफोर्स करना। कोई व्यक्ति ने अपना अपना हिस्से का टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई कर दिए, दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया करने से, और कोई लॉ ही नहीं है अगर, तो फिर कैसे एनफोर्स करें कानून के माध्यम से। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है ये लॉ। और ये 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। ठीक है, सारे पूरे पूरे इंडिया में ये लागू है। जम्मू कश्मीर को लेते हुए पूरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये लागू है। अच्छा, ये कुछ और लॉ है, उसमें भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पोर्शंस को कवर किया जाता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तमाम और एक्ट हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कुछ दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है। तो फिर क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान फॉलो करें या फिर उस एक्ट का फॉलो करें। तो जैसे अगर पार्टनरशिप एक्ट है, तो अगर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें जो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे पार्टनरशिप में उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर कोई किसी मुद्दे पे पार्टनरशिप एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रावधान है, तो फिर वो पार्टनरशिप एक्ट का वो प्रावधान लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान लागू नहीं होगा। और अगर पार्टनरशिप एक्ट में किसी मुद्दे पे कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान लागू होगा। ठीक है, तो किसी इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर कोई प्रावधान है किसी स्पेसिफिक मैटर पे, तो वो प्रावधान फॉलो करना होगा। और अगर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, तब फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा जाएगा, वहां का प्रावधान फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में एंटर किया जाता है, तो पहले चेक करिए कि कोई स्पेसिफिक एक्ट है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रावधान लागू हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, अगर है ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट, मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट है, तो जिस मुद्दों पे स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजंस उस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होंगे। या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पार्टनरशिप एक्ट पे कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान उस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होंगे, उस मैटर पे। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो सेक्शन 2H में दिया है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्ट है इसके, एक एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये एन एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी लॉ, हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें दोनों पार्टी पे, तीन पार्टीज हैं कि वो उसको कंप्लाई करें। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट होता है
उसका उद्देश्य होता है कि दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए। तो दो एस्पेक्ट हो गए, जैसे एग्रीमेंट हो गया और एनफोर्सेबल बाय लॉ, दोनों एस्पेक्ट को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2E में। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी वादा या कई वादे, सेट ऑफ प्रोमिसेस, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, तुम ये करो तो मैं ये कर दूंगा, तुम वो करो तो मैं ये कर दूंगा, तो ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट हुआ। और इसमें देखो प्रॉमिस दिया हुआ है। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस सेक्शन 2B में दिया है, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अगर किसी व्यक्ति को एक प्रपोजल दिया गया और उसने अपनी कंसेंट दे दी, ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी स्कूटर 10,000 रुपए में तुम्हें बेचूंगा, तुम खरीद सकते हो, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं 10,000 में खरीदने को तैयार हूं, ठीक है, तो ये प्रॉमिस हो गया। अब ये प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि प्रॉमिस हो गया और ये दोनों के लिए कंसिडरेशन है। ए ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं स्कूटर दूंगा, बी ने क्या प्रॉमिस किया मैं 10,000 रुपए दूंगा, और ये दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गया, तो ये एग्रीमेंट भी हो गया, ठीक है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हुआ ना इसमें। तो ऑफर हुआ, एक ने ऑफर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो गया, तो ये एग्रीमेंट हो गया। ऑफर और एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि दोनों के लिए कंसिडरेशन है। देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति अपने साथ एग्रीमेंट में नहीं एंटर कर सकता है, उसके लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और दूसरी बात कि जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट में, उनको हर चीज पे सेम सेंस, सब्जेक्ट मैटर जो है उस पर सेम सेंस में एग्री करना होगा। ए ने कहा कि मैं अपना डेस्कटॉप बेचूंगा 5,000 रुपए में, बी सोच रहा है कि ये लैपटॉप बेचने की बात कर रहा है और एग्री कर जा रहा है 5,000 में लेने के लिए। दोनों एक ही सेंस में एग्री नहीं कर रहे हैं। एक डेस्कटॉप बेचने की बात कर रहा था और बी लैपटॉप खरीदने की सोच रहा था, तो एक ही सेंस में दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये तो हो गया एग्रीमेंट। अब आ जाते हैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, सेकंड एस्पेक्ट जो था। कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। इसका मतलब कि दोनों पार्टीज पे, 2 या 2 से अधिक पार्टीज हैं, तो सारी पार्टीज पे लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए कि वो अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें। तो देखिए, तब और भी तमाम एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वो एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। जैसे कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी से शादी करेगा, या फिर कोई एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से एग्रीमेंट किया कि हम आज शाम को खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ये एग्रीमेंट है। लेकिन अगर दूसरा बच्चा ना आए खेलने के लिए तो वो लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता पहला बच्चा कि तुम खेलने क्यों नहीं आए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, सोशल एग्रीमेंट्स हुए, रिलीजियस एग्रीमेंट हुए, मॉरल एग्रीमेंट्स हुए, ये सब लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो एग्रीमेंट एक वाइड टर्म हो गया, इसमें इस टाइप के एग्रीमेंट भी हैं, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक नैरो टर्म हुआ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि सोशल एग्रीमेंट हुआ, रिलीजियस एग्रीमेंट हुआ, मॉरल एग्रीमेंट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नहीं फिर भी एग्रीमेंट है। और जो एग्रीमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एग्रीमेंट है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से माध्यम से भी समझ सकते हैं हम लोग, बहुत इजी।
प्रपोजल या ऑफर कोई व्यक्ति देता है और जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस या एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। और वो एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिबल हो, लीगल, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो एग्रीमेंट है, ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो प्रॉमिस है। एग्रीमेंट और प्रॉमिस इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। देखिए, एग्रीमेंट एक बड़ा वाइडर टर्म है, ये बड़ा बॉक्स, पूरा बॉक्स बड़ा वाला, ये एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। और ये छोटा जो व्हाइट बॉक्स है अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ये शेडेड पोर्शन है, ये वो वाले एग्रीमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे कि मॉरल एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट्स, इनको लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। वो एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्स किए जा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए, और ये व्हाइट बॉक्स में है। इसीलिए हम कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, but all agreements are not contracts. एग्रीमेंट है कोई, मान लीजिए, तो आप चेक करिए कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, हाँ क्रिएट हो रही है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट हो रही तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या मुख्य एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सबसे पहले तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक व्यक्ति ऑफर करे दूसरा एक्सेप्ट करे। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल, दोनों चीजें, दोनों व्यक्तियों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, जो पार्टीज एंटर कर रही हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, वो कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, नॉन कंपिटेंट पार्टीज नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज फ्रीली कंसेंट दें बिना किसी दबाव के। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हो सकता है, कहीं कहीं जहां जहां लॉ में प्रोवाइड किया गया है रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लॉ में अगर दिया हुआ है कि उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में रिटन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो भी कंप्लाई करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन एकदम सर्टेन होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, और नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस में दिया हुआ है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली वॉइड हैं, ये माने नहीं है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। एक लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक लॉफुल ऑफर दिया जाना चाहिए जो कानूनी रूप से वैध हो, और उसको लॉफुल तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लॉफुल का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारे प्रावधान वो फॉलो कर रहे हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बहुत डिटेल में, ये सारे टॉपिक्स के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि एक सारी पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ दें, ठीक है ना, कोई फ्री में ना कर रहा हो। अगर एक मोटरसाइकिल 10,000 में बेचने की बात है तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल दे रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,000 रुपए दे रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा हो, इसी को कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर गेटिंग द प्रॉमिस ऑफ द अदर। एक पार्टी जो प्राइस पे करती है, चाहे पैसे में या किसी अन्य माध्यम से, दूसरे का प्रॉमिस लेने के लिए, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। कोई भी एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिबल तभी होगा जब सारी पार्टीज कुछ दें और कुछ लें, ठीक है ना। देखिए, कंसिडरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पैसे ही दिए जाएंगे। कंसिडरेशन के लिए ये भी हो सकता है हम कुछ करेंगे आपके लिए, या फिर हम कुछ जो कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। फॉरबियरेंस, हम कुछ ये कर सकते हैं हम वो नहीं करेंगे, वो भी कंसिडरेशन है। हम ये करेंगे आपके लिए, ये भी एक कंसिडरेशन है। पैसा देंगे, ये भी कंसिडरेशन है। अच्छा, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, पहले ही कर दिया था हमने, कुछ दे दिया था, उसके बदले में अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंटर हो रहा है। प्रेजेंट भी हो सकता है कि अभी करेंगे,
फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर में कभी करेंगे, आपको ये पैसे देंगे या कुछ करेंगे, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन। और दूसरी बात कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पा जाते हैं लीगल एनफोर्सिबिलिटी। जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सारी पार्टीज बाइंड करेंगे एक दूसरे को। अब कोई पार्टी अगर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि कोर्ट के थ्रू उसको एनफोर्स करा सकता है। सोशल एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सिबल नहीं होते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा जब अगर वो पार्टीज जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो कंपिटेंट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कंपिटेंट होंगी। इसके लिए उनको मेजॉरिटी एज का होना होगा, 18 साल से ऊपर होना होगा, एक साउंड माइंड का होना चाहिए होगा, मानसिक उनका संतुलन सही होना चाहिए। और सेक्शन 11 में डिस्क्वालीफाई किया गया है कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसमें नहीं फॉल करना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई एग्रीमेंट माइनर लुनैटिक्स या इडियट्स वगैरह के साथ किया जाता है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो वो एक ही चीज के विषय में बिल्कुल फ्रीली कंसेंट दे रही हैं, अपना कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है उनको। सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, एक ही वस्तु के विषय में एग्री कर रही हैं, कंसेंट दे रही हैं और उसी सेंस में। जैसे भी मैंने डेस्कटॉप या लैपटॉप का एग्जांपल बताया ना, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और कंसेंट होने के बाद वो कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। फ्री का मतलब कि उसमें कोई कोर्सन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो वो कंसेंट तो है लेकिन फ्री नहीं है, तो हमें फ्री कंसेंट चाहिए। जिस लॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया है वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए। कब लॉफुल नहीं होगा? वो जब वो कानून द्वारा फॉरबिडन हो, ठीक है, किसी कानून के किसी प्रावधान को डिफीट करता हो या फ्रॉडुलेंट हो या फिर इन्वॉल्व्स और इंप्लॉइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाने के लिए हो, या फिर कोर्ट द्वारा इमोरल घोषित किया गया हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के तहत नहीं हो, ठीक है। ए ने बी के साथ एंटर किया कि हम सी को तुम मार दो, उसका कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रिटन एग्रीमेंट एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो आपका एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड है। लेकिन किसी और एक्ट में ये दिया हो सकता है कि वो रेटिंग में होना चाहिए, किसी एक्ट में ये दिया हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे टाइम बार डेप्ट है उसको रिपे करने का कोई एग्रीमेंट है तो वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। कोई भी गिफ्ट देने का एग्रीमेंट है तो वो भी राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट है, जैसे जमीन खरीद बेच का, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है कि वो राइटिंग में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये उसमें फिर वो राइटिंग में होना, रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी हो जाएगा। अन्यथा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा है कि आप कोई भी एग्रीमेंट राइटिंग में होना हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्लियर कट होने चाहिए और एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, उसके मल्टीपल मीनिंग नहीं निकलने चाहिए। उसका कोई भी व्यक्ति उस टर्म्स को पढ़ करके कई मीनिंग ना निकाल दे कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है।
लेट्स से किसी ने एग्रीमेंट किया कि 100 किलो फूड ग्रेन्स सप्लाई करेगा 10,000 रुपए में, ठीक है। तो अब फूड ग्रेन्स का क्या मतलब, वो चावल भी हो सकता है, वो दाल भी हो सकता है, वो गेहूं भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो ये लीगली इन्फ्लोसेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो जो कोई एक्ट है, वो एग्रीमेंट है ऐसा जो इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना, तो वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो एग्रीमेंट फिर लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है कि जिस समय में एक्ट में एग्रीमेंट में एंटर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, उसी समय वो एनफोर्सेबल ना हो सकता है बाद में जाकर के वो इम्पॉसिबल हो जाए कुछ काम को करना। जिस समय हमने एग्रीमेंट में एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट बना, उस समय पॉसिबल था उस काम को करना, लेकिन लेटर ऑन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया उसको करना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बाद वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 24 से सेक्शन 30 में कुछ एग्रीमेंट्स दिए गए हैं जो वॉइड है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो ये एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि ये स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड है, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन कुछ केसेस में मैंडेटरी हो सकता है किसी एक्ट के तहत, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, और नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वर्ड, ठीक है। इसके साथ 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 इसमें आप पॉज करके देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक आइटम का वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलिए अब कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं इसको देख लेते हैं। कई बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइफर्केशन कई बेसिस पे किया जा सकता है। पहला तो एनफोर्सेबिलिटी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, उसके बेसिस पे 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फिर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया, ऑन द मोड ऑफ क्रिएशन, उस तरीके से उसके बेसिस पे 3 कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और कितना वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है उसके बेसिस पे 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बहुत इजी है, अगर सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं अभी, सारे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो लीगली एनफोर्सेबल है, इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है। तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में? उसमें एग्रीमेंट भी है, लीगल ऑब्लिगेशन भी है, फ्री कंसेंट भी है, कंपिटेंट पार्टीज हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और कंसिडरेशन, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है, और वो स्पेशली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं है। ये सब चीज उसके अंदर है, इसलिए वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में दिया हुआ है। वॉइडेबल का मतलब है कि एक 2 पार्टीज हैं लेट्स से, उसमें से एक पार्टी चाहे तो उसको एनफोर्स कराए, या फिर उसको चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। तो लेकिन दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जैसे किसी जो एक एग्रीव पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसका कंसेंट जबरदस्ती लिया गया हो, कोर्सन मतलब जबरदस्ती डरा धमका करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल करके, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू
तो ऐसे केस में जिसका कंसेंट इस तरीके से लिया गया है, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे, चाहे तो मना कर दे, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं वॉइडेबल, ठीक है। लेकिन उस पार्टी को ये जो ऑप्शन दिया गया है उसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सरसाइज करना होगा, अनलिमिटेड समय तक नहीं मिलेगा उसको ऑप्शन ये वाला। और जब भी तीसरी पार्टी का इंटरेस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, उससे पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, ए ने बी से कहा कि वो बी का मकान खरीदना चाहता है केवल 10,000 रुपए में, और अगर बी नहीं बेचेगा तो ए बी को मार डालेगा, ठीक है। तो यहां पे कोर्सन है, जबरदस्ती डरा धमका करके, और इसलिए बी का कंसेंट मिल गया, बी का कंसेंट ले लिया। तो अब बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ए से एग्जीक्यूट भी करा सकता है, ठीक है। इसलिए ये वॉइडेबल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, a contract, section 2J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा एनफोर्स कराया नहीं जा सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था जिस समय, उस समय एनफोर्स कराया जा सकता था। अगर नहीं कराया जा सकता था तो फिर तो उसी समय बेकार हो जाता, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। लेकिन उस समय तो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अब वो कानून के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, तो वो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों नहीं कराया जा सकता बाद में? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। बाद में वो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया उस समय तो लीगल था, लेकिन बाद में कुछ कानून में फेरबदल हुआ या कुछ ऐसा हुआ, वो चीज करना अब इलीगल हो गया। अब जैसे मान लीजिए, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया उस समय प्याज का एक्सपोर्ट अलाउड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया एक्सपोर्ट के लिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए उससे पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट प्याज के एक्सपोर्ट को, तो वो इलीगल हो गया एक्सपोर्ट करना, तो फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था उस समय तो उसको परफॉर्म किया जाना पॉसिबल था, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना असंभव हो गया किसी वजह से, तो वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने अपनी कार बेचने के लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 50,000 में अपनी कार बेचूंगा, लेकिन मैं कार उसको दे पाता उससे पहले ही वो कार एक्सीडेंट में जल गई, खत्म हो गई, तो अब वो कार मैं दे नहीं सकता, तो अब ये इम्पॉसिबल हो गया, तो अब ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जिस समय मैंने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय वो वैलिड था, पॉसिबल था। एक लास्ट है, फोर्थ है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी लॉ में दिया गया है कि ये राइटिंग में ही होना चाहिए, वैसे और वो राइटिंग में नहीं है, वर्बल है, तो वैसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्बल भी अलाउड है, लेकिन चूंकि किसी लॉ में दिया गया है कि राइटिंग होना चाहिए, इसलिए ये अब अनएनफोर्सिएबल है। अब इसे कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। या फिर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन टाइम बार हो गया, लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है हर चीज की कंप्लेंट करने की, हर चीज का मुकदमा करने का, तो उस टाइम से ज्यादा एक्सीड हो गया, तो फिर वो टाइम बार्ड है लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, तो अनएनफोर्सेबल हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो दिया हुआ है आपका यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं होती है, ठीक है। कंसेंट में जो है वो इन्फ्लुएंस की जाती है या तो कॉर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, या फिर फ्रॉड से। सारे एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें प्रेजेंट होते हैं।
एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मिस्टर ए बोल रहे हैं मिस्टर बी से कि मैं तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल बेच दो 2,000 रुपये में, अगर तुम नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मिस्टर बी डर करके बोलते हैं, एग्री कर जाते हैं, आई एग्री टू सेल माई मोटरसाइकिल, ठीक है, 2,000 रुपये में। अब यहाँ पे मिस्टर बी का जो कंसेंट है वो कोर्सन से लिया गया है, तो इसलिए ये मिस्टर बी के लिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करें। लेकिन मिस्टर ए के लिए वॉइडेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक पार्टी के पास एक्सेप्ट या कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, दूसरी पार्टी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर वो चूज करता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देना है तो कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई हो जाता है, और अगर वो चूज करता है कि नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट में गो थ्रू करना है तो दोनों पार्टीज के ऊपर लीगली एनफोर्सेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया आपने। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। कोई भी वॉइड एग्रीमेंट होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा, ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, उनमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है। फ्री कंसेंट, वो सॉरी, उसमें कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो फ्री कंसेंट को छोड़ करके बाकी कोई एक एलिमेंट मिसिंग है। तो एग्जांपल देख लीजिए, एक माइनर के संग एग्रीमेंट किया, कोई पार्टीज कंपिटेंट नहीं है इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है। विदाउट कंसिडरेशन एंटर किया एग्रीमेंट में, लैक ऑफ कंसिडरेशन है, वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट फॉर स्मगलिंग ऑफ गुड्स के लिए किया, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो नैरो होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सारे वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो जरूरी नहीं इलीगल हो, वो भी हो सकता है कि वॉइड है लेकिन लीगल भी है, लीगल होने के बावजूद वॉइड है, और जो इलीगल है वो तो वॉइड होगा ही होगा। और जो वॉइड एग्रीमेंट टर्म है ये ब्रॉड टर्म है, क्योंकि ऑल जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब वॉइड होते हैं। अच्छा, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, अगर इलीगल एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो फिर उससे जुड़े हुए और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब भी इलीगल हो जाएंगे, ठीक है। अगर और दूसरी पार्टियों को भी इस इलीगैलिटी का जानकारी है तो। और अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, किसी और कारण से वॉइड है, तो जितने भी रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो वैलिड रहेंगे। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। ए एंगेजेस बी टू स्मगल गोल्ड इन इंडिया। ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बी को कि तुम गोल्ड स्मगल करके इंडिया में लाओ, ठीक। और इसके लिए ए ने सी से 50,000 रुपये उधार लिया और बी को दे दिया, ये एडवांस पकड़ो, और ये 50,000 मैं लेकर आया हूँ सी से, और इसको तुम गोल्ड स्मगल करके लाओ इंडिया में। अब जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है गोल्ड स्मगलिंग का, वो मेन एग्रीमेंट है, और जो ए और सी के बीच में एग्रीमेंट है 50,000 रुपये की उधारी वाला, वो कोलैटरल एग्रीमेंट है। अगर सी को मालूम है कि ये पैसा जो उसने दिया है उधार वो इलीगल पर्पस में यूज होगा स्मगलिंग के लिए, तो फिर सी अपने पैसे भी वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ, और ये इलीगल एग्रीमेंट में सारे कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सी को नहीं मालूम है कि वो एक ले उस 50,000 का क्या करेगा, तो फिर ये कोलैटरल एग्रीमेंट वैलिड रहेगा ए और सी के बीच वाला। जी, एक आपने देख लिया।
अब इसी तरीके से क्रिएशन का जो तरीका है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बेसिस पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स को का बाइफर्केशन हो सकता है। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस आपका वर्ड्स या वर्ड्स के फॉर्म में हुआ, चाहे तो वो मुंह से बोल करके हुआ चाहे लिख करके हुआ, लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में ऑफर हुआ, वर्ड्स के फॉर्म में एक्सेप्टेंस हुआ। राइटिंग में वर्बल उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, न राइटिंग में न वर्बल। जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज। जो पार्टीज के एक्ट्स हैं, हाव भाव हैं, जो व्यवहार है, उसके बेसिस पे ऑफर एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन बहुत इजी है। एक शू शाइनर है, जूता पॉलिश करने वाला है, मिस्टर ए, तो वो मिस्टर एक्स के जूते उठा करके पॉलिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। और मिस्टर एक्स इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। मिस्टर एक्स को मालूम है कि ये जरूर पैसे मांगेगा बूट पॉलिश करने के, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज का कंडक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मिस्टर ए ने क्या किया, जूते उठाए पॉलिश करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये उसका कंडक्ट है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, उसने आपत्ति नहीं की, कुछ भी उसे पॉलिश करने दिया। तो ये ऑफर मिस्टर ए की तरफ से आया और मिस्टर एक्स की वजह से उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आया। वर्ड्स के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन कंडक्ट के फॉर्म में आया। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसी तरह कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में खासियत ये है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होती ही नहीं है, इसलिए अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर तो एग्रीमेंट भी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 में दिया गया है कि कुछ ऐसे केसेस हैं, स्पेसिफाइड केसेस, जहां ऑफर और एक्सेप्टेंस के बिना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे एक सेक्शन 71 देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ गुम हुई हुई चीज मिली, कुछ लॉस्ट गुड्स मिले, तो अब उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो जेन्युइन ओनर को वो वापस करे। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके बावजूद भी उसको वापस करना उसकी ऑब्लिगेशन है। तो ये इस केस में ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, कितना वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उसके बेसिस पे भी दो पार्ट में हम बांट सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टियों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर कोई मिल्क सेलर अब मिल्क बेचता है कैश बेसिस पे, उसने मिल्क दिया, उसको बदले में पैसे मिल गए, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर एक पार्टी ने ही अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है और दूसरी पार्टी को अपना ड्यूटी कैरी आउट करना बाकी रह गया है, तो भी ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें होता यह है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया या उससे पहले एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर चुकी है, ठीक है। तो ए ने प्रपोज किया, एग्जांपल देख लीजिए, ए प्रपोज करता है 20 किलो चावल बी को देने के लिए। क्यों देने के लिए? उसने पहले कभी 20 से 50 किलो गेहूं खरीद लिया था, ठीक है, उसके पैसे नहीं दिए थे, तो उसके बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि मैं तुमको उसके जो पहले मैंने गेहूं लिया था 50 किलो, उसके बदले में मैं तुमको आज मैं तुमको वो दूंगा चावल 20 किलो। तो ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है और ये वैलिड है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज के एंड पे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी अभी पेंडिंग है, या तो पूरी तरीके से पेंडिंग है या फिर कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा पेंडिंग है, ठीक है। या तो सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पेंडिंग है या कुछ हिस्सा पेंडिंग है, ठीक है। इसको हम लोग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से अगर देखें, ए इज एक्सपेक्टिंग टू रीप हिज क्रॉप नेक्स्ट मंथ,
ए अपनी फसल को नेक्स्ट मंथ काटने की उम्मीद कर रहा है, वो आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है बी के साथ कि मैं वो जो फसल आएगी उसको मैं 1 लाख रुपए में तुम्हें बेच दूंगा। बी ने 10% एडवांस दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया। तो अब ए की ऑब्लिगेशन है कि पूरी की पूरी फसल बी को दे दे 1 महीने बाद, और बी की ऑब्लिगेशन है कि वो बाकी के 90,000 रुपये उसको दे दे ए को। ठीक है, तो दोनों के एंड पे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन बची हुई है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने सीखा। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, अवॉइडेबल भी हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वॉइड क्यों होगा? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।